नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, हम लोग निरंतर आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रहे हैं और निरंतर कक्षाओं के इस सिलसिले के अंदर, इस क्रम के अंदर आज हम आपके लिए प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स लेके आए हैं। तो साथियों, काफ़ी लोगों के बारे में आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल का बहुत सारे जागरूक, बहुत सारे समझदार जो विद्यार्थी हैं वो इस कोरोना काल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो कम समझदार हैं, या मेरी भाषा में मैं उनको राय बहादुर भी कह सकता हूँ। राय बहादुर का मतलब है कि राय बांटते फिरेंगे फ्री में। चाय की दुकानों पे अभी तो चाय की थड़ियाँ भी बंद है, लेकिन बाद में जब कोरोना काल खुलेगा तो राय बहादुर का काम करेंगे वो। तो ऐसे जो कुछ लोग हैं, बहुत सारे बहाने गिनाते हैं कि मैं इन कारणों से सफल नहीं हुआ, ये पेपर टफ आ गया, मेरे 2-5 क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे आते थे, ठीक है, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुंचा, ठीक है, घर पे मेरे ऐसे कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गया था, ऐसे कोई प्रॉब्लम हो गई थी। 1000 बहाने गिना सकता है असफल आदमी। लेकिन सफल आदमी के पास केवल एक कारण होता है कि मैं इस एक कारण के कारण सफल हुआ हूं, वरना मैं आज सफल नहीं होता। इसलिए ये जो गोल्डन टाइम है, ये जो सुनहरा समय है, इसका भरपूर जो फायदा उठाएगा, जो समझदार विद्यार्थी है वो उठा भी रहे हैं। वही आपके लॉकडाउन खुलते ही आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर 100% सफल होगा। और वह आदमी, वह व्यक्ति जब आप स्टार्ट करोगे, काफ़ी लोग जब स्टार्ट करेंगे तब जाकर के वो व्यक्ति 2-4-5 बार रिवीजन कर रहा होगा कोर्स को। और इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट और कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है। उसका कारण मैं आपको गिना दूं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि एक आदमी है, आप अपने आप को ले लीजिए, आपके खूब अच्छे परिचित लोग हैं, 100 परिचित लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए। आप कमज़ोर है, ये मान लो कि मैं कमज़ोर हूँ थोड़ी देर के लिए, और 100 परिचित लोगों को इकट्ठा करोगे तो लाइन में लगा करके आप एक एक का नाम बता सकते हो कि इसका ये नाम है, ये वहाँ का है, जो भी है सब कुछ आप बता दोगे 100 के 100 लोगों के। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा माइंडेड समझते हो, उसको 1 घंटे के लिए उनके पास लाके छोड़ दो, फिर 100 के 100 लोगों के नाम वो नहीं बता पाएगा। आप उसकी तुलना में इंटेलिजेंट हो गए नाम बताने में। क्यों? क्योंकि आपने बार बार अभ्यास किया था, उन लोगों से बार बार मिले थे आप, बार बार उनका नाम लिया, उनसे परिचय किया, आपके परिचित थे वो। इसलिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से परिचय करना है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से आपको परिचय करना है तो उसको बार बार अभ्यास, निरंतर अभ्यास आपको करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करता है, किसी भी मुकाम को हासिल करता है तो उसके पीछे उसकी कठिन तपस्या, कठिन मेहनत जो रहती है वो शामिल रहती है। इसलिए आप भी अपने जीवन की कड़ी में इस कठिन तपस्या को, कठिन परिश्रम की इस घड़ी को आप लोग शामिल, आपका जो आने वाला कल है, आने वाला जो समय है वो आपका बहुत ही शानदार होगा। जो लोग वर्तमान में टाइम पास कर रहे हैं कि आज का सारा कैसे गुजरे मेरा, आज मैं कहाँ कहाँ क्या क्या काम करूँ छोटे मोटे जिससे कि मेरा टाइम पास हो जाए, उनका फ्यूचर बुरा होने वाला है, अर्थात आपकी तुलना में खराब होगा, अर्थात वो अपनी सफलता से काफ़ी दूर होंगे। इसलिए जो व्यक्ति अभी तपेगा वो उतना ही आगे जाकर के चमकेगा। इसलिए चमकना है तो तपना पड़ेगा, कठिन तपस्या आपको करनी पड़ेगी, कठिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वर्तमान में आपके काफ़ी लोग, आपके बराबर वाले साथी जो है ऐश और आराम में अपना टाइम बिता रहे हैं। आप अपने ऐश और आराम को त्याग करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आगे जा कर के आप ऐश और आराम करोगे, और जो लोग वर्तमान में ऐश और आराम कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी लाइफ में चैन नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि समझदार वर्तमान में पढ़ रहे हैं, और सबको पढ़ना चाहिए, इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप सभी समझदार हैं, सबको भारत सरकार ने वोट देने का अधिकार दे रखा है 18 साल में, और मेरे हिसाब से जो पढ़ रहे हैं लगभग 18 साल से ज़्यादा के ही होंगे मैक्सिमम लोग। इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सभी अपने अपने घरों की परिस्थितियाँ वर्तमान में देख रहे होंगे, क्योंकि ITI किया हुआ बंदा ज़्यादातर जो है मेरी जैसी लेवल का ही रहता है, मीडियम क्लास, और मीडियम क्लास के जो लोग रहते हैं वो, उनके इस कोरोना काल से बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा है।
और पारिवारिक कंडीशन सब कुछ आप लोग देख रहे होंगे, सब कुछ सहन कर रहे होंगे, और फिर भी आप लोग सोशल मीडिया पे टाइम पास का जरिया आपने बना रखा है। अगर आप फिर भी कर रहे हो तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। आपके दिमाग में गलतफहमी है कि मैं घर वालों की आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। आप अपने आपके साथ, अपने खुद के साथ, अपने आने वाले भविष्य के साथ आप लोग धोखा कर रहे हैं। आगे आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, और आज का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है दोस्तों, वो है हमारा प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन। देखिए, प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, अर्थात रेजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन, अर्थात प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन। देखिए, कुछ बातें आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूं। देखिए, समानांतर को हम लोग बोल देते हैं, अंग्रेजी में तो पैरेलल बोल दिया, ठीक है, हिंदी में समानांतर बोल दिया, लेकिन हिंदी के अंदर कुछ पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे समानांतर को हम लोग युगपत भी बोल देते हैं, युगपत, प्रतिरोधकों का युगपत संयोजन, या युगपत नहीं बोल करके काफी बार एग्जाम में आ जाता है पार्श्व संयोजन, प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन, या हम लोग इसको बोल देते हैं उपमार्ग संयोजन, उपमार्ग संयोजन, ठीक है, एक ही बात है। इन सब का मतलब एक ही है, उपमार्ग बोल दो या समानांतर बोल दो या पार्श्व बोल दो या युगपत आप लोग बोल सकते हैं या पैरेलल आप लोग बोल सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि ये प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन होता क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक, ठीक है, ये मान लीजिए आपका दूसरा प्रतिरोधक हो गया। उसके बाद ये मान लीजिए ये 3 प्रतिरोधक आपके पास है, ठीक है, और इस प्रतिरोधक का ये पहला सिरा है, इसका ये पहला है, इसका भी ये पहला है, अर्थात ये प्रतिरोधक R1 है, पहला प्रतिरोधक, R का मतलब प्रतिरोधक है और 1 का मतलब है पहला प्रतिरोधक। ये R2 है दूसरा प्रतिरोधक, ये R3 है तीसरा प्रतिरोधक। अब देखिए, ये सभी पहले पहले सिरे हैं और ये इनके दूसरे दूसरे सिरे हैं, दूसरा दूसरा और इसका भी दूसरा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सभी प्रतिरोधकों के प्रारंभिक सिरों को एक जगह जोड़ दिया और सभी प्रतिरोधकों के अंतिम सिरों को हमने एक जगह जोड़ दिया। तो इस प्रकार हम लोग सभी प्रतिरोधकों के प्रारंभिक सिरों को एक जगह जोड़ दें और सभी प्रतिरोधकों के अंतिम सिरों को एक जगह जोड़ दें, तो यह प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो पैरेलल कनेक्शन समझ में आ गया, जिस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के, अब देखिए प्रतिरोधक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 और कितने भी हो सकते हैं। तो जिस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के प्रारंभिक सिरे एक जगह जुड़े हों और अंतिम सिरे एक जगह जुड़े हों, तो वह प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन कहलाता है। पहली बात क्लियर है आपके। देखिए, अब हमने क्या किया, इन सभी प्रतिरोधकों के प्रारंभिक सिरों और अंतिम सिरे जो है इनको सप्लाई से जोड़ दिया, अर्थात एक सिरे को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो दूसरे को नेगेटिव से जोड़ दिया, अर्थात डीसी सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपने यहाँ कुछ वोल्टेज आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, V वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, तो परिपथ से क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, और परिपथ से जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम लोग I से दर्शाएंगे। और परिपथ की धारा I जब प्रवाहित होती हुई इन प्रतिरोधकों के किसी एक सिरे के पास पहुंचेगी, तो यहाँ पहुंचते ही इस परिपथ की कुल धारा को, 3 प्रतिरोधक है तो 3 मार्ग मिले, 4 प्रतिरोधक होते तो 4 मार्ग मिल जाते, 2 प्रतिरोधक होते तो 2 मार्ग मिल जाते, जितने भी प्रतिरोधकों की संख्या होती उतने मार्ग मिल जाते। तो देखिए, इस I में से कुछ धारा जाएगी I1 में, और सॉरी R1 में, कुछ धारा जाएगी R2 में और कुछ धारा जाएगी R3 में, अर्थात 3 प्रतिरोधक है तो परिपथ की कुल धारा कितने भागों में बट गई, 3 भागों में। और पहले 1 नंबर प्रतिरोधक से बहने वाली धारा को हमने नाम दिया I1, और 2 नंबर प्रतिरोधक से बहने वाली धारा को हमने नाम दिया I2, और 3 नंबर प्रतिरोधक से बहने वाली धारा को हमने नाम दिया I3, और फिर सभी धाराएं मिलकर के यहाँ पे एक जगह होकर के वापस क्या हो जाएगी, परिपथ की कुल धारा I, और वापस स्रोत के पास आपकी परिपथ की धारा
निकल जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, समानांतर जो संयोजन होता है, इस समानांतर संयोजन की सबसे पहली विशेषता यह है कि समानांतर संयोजन में धारा प्रवाह के लिए अनेक मार्ग उपलब्ध रहते हैं। वहां केवल श्रेणी संयोजन हमने पढ़ा था तो धारा प्रवाह के लिए केवल कितना मार्ग था, एक ही मार्ग रहता है। यहाँ अनेक मार्ग है, अनेक का मतलब है एक से अधिक मार्ग रहते हैं। अब एक से अधिक मार्ग है तो इसका मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है, जितने भी प्रतिरोधक होंगे, जितनी भी प्रतिरोधकों की संख्या होगी, उतने ही मार्ग उपलब्ध रहते हैं। इसलिए मैंने एक ही शब्द में कह दिया कि जिस संयोजन में धारा प्रवाह के लिए अनेक मार्ग उपलब्ध रहते हैं वह प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन कहलाता है। तो 2 तरीकों से हम लोग समानांतर संयोजन को परिभाषित कर सकते हैं कि जिस संयोजन में धारा प्रवाह के लिए अनेक यानी एक से अधिक मार्ग रहते हैं, समानांतर संयोजन कहलाता है। दूसरी बात, संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के प्रारंभिक सिरे एक जगह जुड़े होते हैं और अंतिम सिरे एक जगह जुड़े होते हैं, समानांतर संयोजन कहलाता है। तो देखिए, अब थोड़ी सी परिभाषा हम लोग देख ले समानांतर संयोजन की। तो देखिए, जिस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के प्रारंभिक सिरे एक जगह है, प्रारंभिक सिरे एक जगह है तथा अंतिम सिरे एक जगह जुड़े होते हैं, कौन सा संयोजन कहलाता है? समानांतर संयोजन कहलाता है, अर्थात पार्श्व संयोजन कहलाता है, या समानांतर बोल दो, संयोजन, पार्श्व संयोजन कहलाता है। या दूसरे तरीके से हम लोग परिभाषा ऐसे भी तो दे सकते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा मैंने अभी बताई थी आपको कि दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिस संयोजन में धारा प्रवाह के लिए अनेक मार्ग उपलब्ध रहते हैं वो क्या कहलाता है? समानांतर संयोजन। तो जिस संयोजन में धारा प्रवाह के लिए अनेक मार्ग उपलब्ध रहते हैं, अनेक मार्ग का मतलब है, अनेक का मतलब क्या है? एक से अधिक। अब एक से अधिक कितने हो सकते हैं? 2, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से अधिक, अनेक जो शब्द यूज किया गया है वो एक से अधिक के लिए किया गया है, तो ध्यान रखना है। उपलब्ध रहते हैं, समानांतर संयोजन कहलाता है। अब देखिए, एक से ज्यादा मार्ग है ना, तो देखो परिपथ की कुल धारा जो आई है, इस आई को मान लीजिए आपके पास आई है, वो बट गई 3 भागों में, तो तीनों भागों की धाराओं को जोड़ दिया जाए तो वापस आई निकल के आ जाएगा। अर्थात समानांतर में आई बराबर क्या होगा? आई बराबर पहले की धारा प्लस दूसरे की धारा प्लस तीसरे की धारा प्लस जितने भी होंगे ना, चौथा पांचवा, उन सभी की धाराओं को जोड़ दिया जाए तो परिपथ की धारा आई निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और परिपथ की धारा जो आई है इसको हम लोग अगले पेज पे थोड़ा सा ले लेते हैं। तो देखो, धारा प्रवाह के लिए अनेक मार्ग है ना, अनेक मार्ग है तो परिपथ धारा आई बराबर, देखिए विशेषताएं देख रहे हैं। अब इसकी विशेषताओं पे आ जाते हैं। विशेषताएं किसकी विशेषताएं हैं? समानांतर संयोजन की विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं, कुल धारा सभी
प्रतिरोधकों की धाराओं के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। सभी प्रतिरोधकों की धाराओं के योग के बराबर होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात इसका मतलब है कि ज्ञात करना है ना, कुल धारा ज्ञात करनी है, तो पहले की धारा प्लस दूसरे की धारा प्लस तीसरे की धारा प्लस चौथा पांचवा जितने भी होंगे ना, सभी की धाराओं का योग अनंत तक, n का मतलब है अनंत तक, अनंत तक जितनी भी प्रतिरोधक है ना, सभी की धाराओं का योग करेंगे तब परिपथ की धारा I निकल के आएगी। अब आप सबको पता है कि ओम का नियम क्या कहता है कि I बराबर क्या होता है? V बटे R। I बराबर V बटे R होता है ना, ओम का नियम पढ़ा चुका मैं आपको। तो देखिए I बराबर V बटे R होता है, तो सभी I के स्थान पर मैं V बटे R लिख रहा हूं। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं V बटे R, बराबर का चिन्ह लगा दो, फिर इस I1 की जगह मैं V बटे R लिख देता हूं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर यहाँ भी V बटे R लिख दो, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर V बटे R है, फिर प्लस का चिन्ह है, और अनंत तक ये चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ अगर देखा जाए तो कॉमन आ रहा है V, वोल्टेज कॉमन आ रहा है। क्यों? कारण क्या है? देखो ये I थी ना, कुल धारा थी, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये I1 है ना, तो पहले प्रतिरोधक नंबर 1 की धारा थी, ये दूसरे की धारा थी, ये तीसरे की धारा थी। अब देखो कॉमन आ रहा है V। V जब कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे? V बटे RT बराबर V कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बच गया? V का भाग देंगे सबके अंदर, जो कॉमन लिया है उसका, तो भाग देंगे तो ऊपर 1 बचा, नीचे R1 बचा, प्लस 1 बटे R2 बचा, प्लस 1 बटे R3 बचा, प्लस आगे तक ऐसे ही चलेगा। तो यहां से जब मैं काट दूंगा इसको तो क्या बचा? ऊपर 1 बच गया, V से V कैंसिल हो गया ना, V से V कैंसिल हो गया, तो 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस और भी होंगे ना जितने भी, उनको इसी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे, तब जाकर के समानांतर में कुल प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ये 2 नंबर विशेषता हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, लेकिन अब इस फॉर्मूले से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे बढ़ेंगे। हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कि 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये निकल के आ गया, प्लस आगे तक चलता रहेगा। अब देखो थोड़ा सा, अब क्या है? यहां 1 बटे RT है ना, काफी लोगों को इससे चिड़ भी रहती है कि 1 बटे का क्या मामला है। आप लोग चाहो तो इस फॉर्मूले से कुल प्रतिरोध समानांतर में ज्ञात कर सकते हो। ये फॉर्मूला ऐसे कैसे उठ के भी ऑप्शन में भी आ जाता है, ठीक है, तो वहां आपको राइट करना होता है। इसके साथ ही कई बार ये ऑप्शन में आता ही नहीं है और कुछ और ही आ जाता है। वो और कैसे निकल के आया, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो 1 बटे RT के बराबर ये पूरा का पूरा पक्ष है ना भाई, ये पूरा का पूरा पक्ष बराबर है इस पक्ष के। जब 2 पक्ष बराबर होते हैं, 2 पक्ष बराबर होते हैं तो हम दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करते हैं। अर्थात एक पक्ष को 2 से गुणा करेंगे तो दूसरे को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक पक्ष में 2 का भाग देंगे तो दूसरे में भी 2 का भाग देना पड़ेगा। ये मतलब होता है बराबर का। ठीक है, तो जो 1 बटे RT है इसको हटाना है। अगर इस भाग को, इस 1 बटे RT को मैं 1 के नीचे रख दूं, 1 बटे RT, ये 1 बटे RT था ना, ये इसको मैंने 1 के बटे में रख दिया, तो इस पूरे भाग को भी मुझे 1 के बटे में रखना पड़ेगा। 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, और आगे भी जो है अनंत तक है ये। अब देखिए 1 बटे RT है, तो RT कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 1 बटे R3 प्लस और भी होंगे तो इसी क्रम में चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है
कि समानांतर में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के का फॉर्मूला ये भी है। आप इससे क्वेश्चन को सोल्व करो चाहे आप इससे क्वेश्चन को सोल्व करो, दोनों का मतलब एक ही है, इसी से ये निकल के आया है। इसलिए ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि समानांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधक है, 4 प्रतिरोधक है या कुछ प्रतिरोधक है, उनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सही कौन सा होगा, तो आप इसको ढूंढते रह जाते हो, ये रहता है नहीं है ऑप्शन में, और ये डाल देता है एग्जामिनर डायरेक्ट। RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है भाई। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समानांतर संयोजन की अगली विशेषता क्या है? समानांतर संयोजन की अगली विशेषता यह है कि समानांतर संयोजन में जितने भी प्रतिरोधक जुड़े होते हैं ना, उन सभी का वोल्टेज समान होता है। अर्थात जैसे ये कुछ प्रतिरोधक मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे कि ये प्रतिरोधक है आपके सामने है, और ये कुछ प्रतिरोधक है आपके सामने है। यहां से मैं थोड़ी देर के लिए सप्लाई दे रहा हूं 200 वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोधक है सभी के सभी सप्लाई के आर पार जुड़े हैं। इसके कारण देखिए सभी के सभी प्रतिरोधक सप्लाई के आर पार जुड़े हैं, इसके कारण इसको भी 200 वोल्टेज मिलेगा, इसको भी 200 वोल्टेज मिलेगा और इसको भी 200 वोल्टेज मिलेगा। ध्यान रखने की बात है, जब हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे और वैसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आ जाता है तो हमारे काम आएगा, समानांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। अर्थात पहले प्रतिरोधक का वोल्टेज बराबर होता है, दूसरे का वोल्टेज बराबर होता है, तीसरे का वोल्टेज बराबर होता है, चौथा पांचवा जितने भी होंगे सभी के वोल्टेज बराबर होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं? सप्लाई के वोल्टेज के बराबर होते हैं, V के बराबर होते हैं। अर्थात समानांतर में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का वोल्टेज समान होता है और यह वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज अगर आपको दे दिया तो सबका वोल्टेज ही उतना होगा, और अगर किसी एक का वोल्टेज आपको दे दिया तो सप्लाई का वोल्टेज भी वही होगा और बाकी जो बचे हैं उनका वोल्टेज भी वही होगा। अर्थात सबका वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। उसके बाद देखिए समानांतर जो संयोजन है, इस समानांतर संयोजन में अगर आपको टोटल पावर की गणना करनी है तो मैंने बताया था कि श्रेणी और समानांतर संयोजन में एक ही समानता है कि टोटल पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला दोनों में समान होता है। इसके बारे में कुछ कमेंट भी किसी ने किया था, तो मैं उनके क्वेश्चनों का जवाब जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बिल्कुल खोल करके उनके प्रश्नों का मैं आपको जवाब दूंगा और बिल्कुल आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आप कोई क्वेश्चन कर सके। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा वेट आप लोग कीजिए। देखिए अब अगली बात, टोटल पावर, ये कौन सी विशेषता है? तीसरे या चौथे नंबर की जो भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अच्छा देखो, ये तीसरी विशेषता हो गई थी और ये तीसरी विशेषता के अंदर ये भी आ जाएगा। उसके बाद अगली चौथी विशेषता जो थी मैंने आपको बताई, ये चौथी विशेषता हो गई समानांतर की। अब पांचवी विशेषता देखेंगे कि समानांतर में टोटल पावर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, अर्थात टोटल पावर जो होती है वो पहले की पावर प्लस दूसरे की पावर प्लस तीसरे की पावर प्लस चौथा पांचवा जितने भी है ना, सभी की पावर का योग करेंगे तब जाकर के टोटल पावर निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद समानांतर की अगली विशेषता यह है कि समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों की कुल चालकता। देखिए कुल चालकता, तो चालकता का चिन्ह है G। टोटल चालकता बराबर क्या होगा? G1 प्लस G2 प्लस G3। समानांतर में चालकता का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो कुल चालकता का फॉर्मूला समानांतर में ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म है, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए समानांतर की अगली विशेषता क्या है? अगर समानांतर में केवल 2 प्रतिरोधक जुड़े हों, देखिए समानांतर में केवल 2 प्रतिरोधक जुड़े हों, तो कुल प्रतिरोध, देखिए कुल प्रतिरोध को हम लोग RT से दर्शाते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है?
देखिए पहले प्रतिरोधक का मान इंटू दूसरे प्रतिरोधक का मान बटे पहले प्रतिरोधक का मान प्लस दूसरे प्रतिरोधक का मान, अगर दो ही है तो। ठीक है, अगली विशेषता। उसके बाद अगली बात, यदि तीन प्रतिरोधक जुड़े हो तो, यदि तीन प्रतिरोधक हो तो, तीन प्रतिरोधक जुड़े हो तो, जुड़े हो तो किसमें? समानांतर में। किसमें? समानांतर में यदि तीन प्रतिरोधक जुड़े हो तो RT बराबर क्या होगा? देखिए तीनों का ऊपर गुणनफल कर देंगे, R1 इंटू R2 इंटू R3 बटे नीचे R1 को एक बार जोड़ेंगे, सॉरी एक बार गुणा करेंगे, एक बार गुणा करेंगे R2 से, फिर प्लस कर देंगे, फिर R1 को गुणा करेंगे R3 से, फिर प्लस कर देंगे, फिर कौन कौन सा बच गया गुणा नहीं हुए? R2 इंटू R3। तो ये आपका तीन प्रतिरोधक जुड़े हो तो समानांतर में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे मैं ये, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि समानांतर में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का मान, प्रतिरोधकों का मान समान होने पर, क्या होने पर? समान होने पर, अर्थात सभी प्रतिरोधकों का मान क्या है? समान है। समानांतर में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का मान क्या है? बराबर है, समान है। समान होने पर RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है समानांतर में? तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा R बटे N। R बटे क्या होगा? N होगा। अर्थात R का मतलब है प्रत्येक प्रतिरोधक का मान, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान, यह R का मतलब है, बटे N का मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोधकों की संख्या, प्रतिरोधकों की संख्या, आपका कुल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सारे के सारे हम क्वेश्चनों को करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।